हेलो मेरे सभी भाइयों बहनों, कैसे हो आप? अपन दोस्तों राजस्थान सेवा नियम कर रहे हैं और मैंने आपको विश्वास दिलाया है कि दोस्तों 23 से 24 क्वेश्चन यूं के यूं मिलेंगे। तो दोस्तों आपको यूं के यूं मिलेंगे 23 से 24 क्वेश्चन अपने नोट्स में से। तो पहली बात तो आप नोट्स बनाते हुए चलिए। जो आपको फेयर स्लाइड स्क्रीनशॉट लेने के लिए उपलब्ध करा रहा हूं, उन स्लाइड्स के आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और दूसरी बात एक और है कि आप दोस्तों कमेंट करके बताया करें कि आपको क्लासें कैसी लग रही है। दोस्तों लगभग 100 के लगभग स्टूडेंट 100 के लगभग स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी क्लास को रेगुलर देख रहे हैं, दोस्तों डेली देखते हैं। लेकिन दोस्तों कमेंट ही नहीं करते। वॉच टाइम से भी मुझे पता लग जाता है कि कितने स्टूडेंट रेगुलर देख रहे हैं। दोस्तों अपनी क्लास एक दिन के अंदर बाद में कोई देखता होगा वो अलग बात है, लेकिन जिस दिन क्लास डलती है उसी के 24 घंटे अगले 24 घंटे में दोस्तों 100 के लगभग स्टूडेंट पूरी क्लास देखते हैं। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं आज की क्लास देख ली फिर नहीं देखी, लेकिन 100 के लगभग स्टूडेंट रेगुलर हैं। लेकिन दोस्तों कमेंट करके नहीं बताते कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। दोस्तों इसके लिए मैं आपसे क्या कहूं दोस्तों, कमेंट करके बताना। और अब रही बात दोस्तों, अब आगे के नियम। दोस्तों आज की क्लास देखना आप बहुत शानदार रहने वाली है। आपको एक एक नियम ऐसा आसान लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा एक एक नियम। तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा आपके लिए बिल्कुल आज की क्लास में नियमों को आसान करने का। थोड़ी सी बड़ी क्लास बनाई है मैंने, जब भी मेरे को समय मिलेगा दोस्तों थोड़ी बड़ी क्लास बनाने का प्रयास करूंगा। वैसे अपनी आधे घंटे की क्लास होती है लगभग, लेकिन बड़ी क्लास बना के जिससे कि अपना और जल्दी थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, इस प्रयास में मैं हूं। वैसे तो मैंने आपसे जुलाई जुलाई का समय मांगा है RSR के लिए। एक आधे घंटे की क्लास होती है अपनी। उसके अलावा आप दिन भर अपनी सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट की पूरे दिन पढ़ाई किया करो। उस आधे घंटे में अपनी क्लास को समझ लिया करो, स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो और नोट कर लिया करो, डेली का डेली याद कर लिया करो। यानी कि ये सारी प्रक्रिया 1 घंटे की, आधे घंटे की क्लास डलेगी 1 घंटे की है, 1 घंटे की क्लास डलती है तो 1.5 से 2 घंटे की प्रक्रिया। उसके अलावा अपने अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहो साथ साथ। तो दोस्तों मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था दोस्तों, कोई भी एक बुक और कोई भी एक नोट से सेलेक्ट कर लो। हाँ समझ में कुछ नहीं आ रहा तो उसकी आप क्लास देख रहे हो वो एक अलग बात है, 1-2 सब्जेक्ट में। लेकिन दोस्तों बाकी सिलेक्शन सेल्फ स्टडी देती है दोस्तों। तो दोस्तों अब जो समझ में नहीं आता उन सब्जेक्ट को आप देखिए। जो सब्जेक्ट आपको समझ में आ गए ऑलरेडी और जिनको पढ़ने में आपको कोई आसानी नहीं है, वो बुक से आप पढ़ लीजिए, या बुक है आपके पास या कोई नोट्स हैं किसी से भी पढ़ लीजिए। अधिक समय नहीं है दोस्तों अपने पास। तो अपन किसी सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए एक ही कंटेंट अपने पास रखें और उस पर ही पूरा विश्वास रखें। अपने राजस्थान सेवा नियम में मैंने आपको बता दिया है 23 से 24 क्वेश्चन आपको यूं के यूं मिल जाएंगे। टेंशन फ्री रहें, एक एक नियम अच्छे से समझा रहा हूँ, समझने की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और शानदार क्लास लेके आ रहा हूँ। आज की क्लास देखना दोस्तों आप तक की क्लासों में सबसे शानदार रहेगी। और यहीं पे आके दोस्तों को प्रॉब्लम आती है समझने में। जहाँ पे आज की क्लास जिन पॉइंट्स पर है उन्हीं पॉइंट्स में लोगों को प्रॉब्लम आती है समझने में। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं। तो अपन इस क्लास को शानदार बनाने के लिए प्रारंभ करते हैं। एक एक नियम को आराम से समझेंगे दोस्तों। मेरे को सुबह ही क्लास आ जाती समय पे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही लाइट गई अपना पूरा सिस्टम बंद हो गया और रिकॉर्ड की हुई क्लास पूरी करेक्ट हो गई, समझ में नहीं आया। तो दोस्तों अब देखते हैं अपन एक एक नियम को क्रम से। थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दोस्तों नियम 7 × 4 = 24। तो दोस्तों इसको सबसे पहले मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था कि दोस्तों आपको ये नियम याद तब रहेंगे जब दोस्तों आप इन नियमों के हेडिंग याद कर लोगे, तो आपको ये नियम याद रखने में आसानी होगी और आपको आंसर देने में भी आसानी रहेगी कि कौन से नियम में किसके संबंध में कहा गया है। तो दोस्तों इसका हेडिंग क्या बनेगा, नियम 7 सब सेक्शन 24 किससे संबंध में है? तो दोस्तों वेतन की परिभाषा के संबंध में है। वेतन के संबंध में है, जिसको पे लिख सकते हैं अपन, वेतन के संबंध में है ये।
दोस्तों अब आपको इसको याद कैसे करोगे कि नियम संख्या 724 वेतन के संबंध में है। तो दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो 7 नियमों में नहीं है, लेकिन वैसे ट्रिक बता रहा हूँ, इसको याद कैसे करोगे। नियम 7 है दोस्तों, आपको ये तो याद है कि जो जितने भी अपन नियम संख्या 7 में पढ़ते आ रहे हैं वो सारे नियम परिभाषाओं से संबंधित है, उन सब में परिभाषाएं दे रखी हैं। तो दोस्तों नियम 7 का 24 वेतन की परिभाषा किस में है। तो दोस्तों अपने को जब जूनियर अकाउंटेंट में अपन 17 सितंबर को अपनी एग्जाम हो जाएगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3-4 महीने बाद रिजल्ट आएगा, तो 2024 में दोस्तों अपनी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग कब होगी? 2024 में ज्वाइनिंग होगी। तो दोस्तों अपने को वेतन मिलना कब प्रारंभ होगा? तो दोस्तों वेतन 2024 में मिलना प्रारंभ होगा। यानी कि वेतन से संबंधित परिभाषा किस नियम में है? तो परिभाषाओं से संबंधित नियम 7 है। और वेतन से संबंधित अपने को वेतन कब मिलेगा? जूनियर अकाउंटेंट बनने पे वेतन मिलेगा 24 में। तो 7-24 किससे संबंध में? याद रह जाएगा, वेतन के संबंध में। तो इस प्रकार से कुछ अपने हिसाब से बना के याद कर लेना। ये तो हो गया इसको याद करने का तरीका। अब राज्य कर्मचारी दोस्तों 7 क्या कहता है नियम समझिएगा। राज्य कर्मचारी द्वारा प्राप्त क्या प्राप्त? मासिक वेतन। दोस्तों राज्य के कर्मचारियों को मासिक रूप से वेतन प्राप्त होता है। तो वेतन में क्या मासिक वेतन दोस्तों वेतन की परिभाषा में क्या क्या शामिल है? तो दोस्तों राज्य कर्मचारी द्वारा, यहां से यहां तक राज्य कर्मचारी द्वारा प्राप्त निम्न अंकित नीचे अंकित किया गया मासिक वेतन को वेतन माना गया है। निम्नांकित मासिक वेतन को वेतन माना गया है परिभाषा में। तो ये तो अपना इसका हेडिंग हो गया। अब इसके अंदर अपन एक एक पॉइंट देखेंगे कि वेतन की परिभाषा में शामिल क्या क्या है, वेतन में क्या क्या शामिल है। जो कर्मचारी को किसी स्वीकृत पद पर स्थायी रूप से या फिर कैसे लगाया जाता है? कर्मचारी को पद पे अपन ने पढ़ा था, स्थानापन्न रूप से धारण करने पर प्राप्त होता है। तो दोस्तों वेतन की परिभाषा में सबसे पहले तो जो किसी कर्मचारी को स्वीकृत पद पर स्थायी रूप से या स्थानापन्न रूप से पद धारण करने के रूप से पद धारण करने के कारण जो मिलता है, पद धारण करने से जो प्राप्त होता है, पद ये स्थिति के कारण जो पैसे प्राप्त होते हैं, तो दोस्तों वो वेतन के अंदर आएगा और इसको अपन मूल वेतन कहेंगे। दोस्तों मूल वेतन की परिभाषा भी आ गई है यहाँ पे। ये क्या है? जो कर्मचारी को स्वीकृत पद स्थायी रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण करने पर पद जो प्राप्त होता है वेतन, पदीय स्थिति के कारण, पद को धारण करने के कारण या विशेष जो योग्यता वो रखता है, उस योग्यता के कारण वो उस पद के लिए सिलेक्ट हुआ है, तो उस पद के कारण जो प्राप्त होता है वो मूल वेतन होता है। दोस्तों वैसे अपन मूल वेतन की परिभाषा आगे भी पढ़ेंगे। एक तो मूल वेतन में क्या शामिल हो गया? मूल वेतन शामिल हो गया। दूसरा विशेष वेतन भी वेतन में शामिल है दोस्तों। और तीसरा व्यक्तिगत
वेतन दोस्तों, ये विशेष वेतन है दोस्तों, राज्य कर्मचारियों को तो ज्यादातर विशेष वेतन वर्तमान समय में नहीं दिया जाता, किसी समय पे विशेष वेतन दिया जाता होगा। कुछ कर्मचारियों को अब भी कभी कभार विशेष वेतन, स्पेशल वेतन की कुछ शर्तें हैं उनके आधार पे मिलता है, तो वो जो कि अपने सिलेबस में नहीं है तो अपन उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन विशेष वेतन के संबंध में अपन इतनी ही बात करेंगे कि दोस्तों विशेष वेतन भारत सरकार का, एक आपको एग्जाम्पल दूंगा, जब सियाचिन में किसी सिपाही की नौकरी लगती है दोस्तों, जब कोई सियाचिन ग्लेशियर पे दोस्तों कोई सेना का जवान जब ड्यूटी करता है तो दोस्तों उसको विशेष वेतन मिलता है, स्पेशल वेतन 10,000 रुपए 15,000 रुपए अतिरिक्त वेतन मिलता है। तो इसको दोस्तों स्पेशल वेतन कहते हैं। स्पेशल वेतन कब दिया जाता है दोस्तों, या तो उसके दायित्व में, कर्मचारी के दायित्व में बहुत अधिक वृद्धि हो गई तो स्पेशल वेतन दिया जाएगा, या फिर उसको ऐसी प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक विषमताओं में नौकरी करनी पड़ रही है, जैसे वहां पे बर्फ होती है सियाचिन ग्लेशियर में दोस्तों, हड्डियां गलाने वाली बर्फ पड़ती है वहां पे, तो सियाचिन ग्लेशियर में जब नौकरी करनी होती है तो वो वहां पे ऐसी प्राकृतिक परिस्थितियां होती है प्रतिकूल, तो ऐसे स्थान पर विशेष वेतन दिया जाता है। तो दोस्तों वेतन के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, तो आप याद रखना, मूल वेतन शामिल है, विशेष वेतन शामिल है और व्यक्तिगत वेतन भी शामिल है। व्यक्तिगत वेतन कौन सा होता है, जब दोस्तों मूल वेतन में किसी कर्मचारी के मूल वेतन में किसी भी कारण से अगर मूल वेतन में कमी हो गई, मान लीजिए चाहे कर्मचारी की गलती से ही पिछले माह किसी कर्मचारी को मूल वेतन कम दिया गया तो अगले वेतन के अंतर्गत उसको अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा, तो व्यक्तिगत वेतन हो गया। तो इसी प्रकार से बहुत सारे कारण होते हैं जिससे किसी कर्मचारी का मूल वेतन कम हो जाता है, तो मूल वेतन में कमी हो जाती है तो उसमें वापस से उसको अगले माह में जो अतिरिक्त वेतन दिया जाता है उस कमी को पूर्ति करने के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए व्यक्तिगत वेतन कहलाता है। तो दोस्तों वेतन की परिभाषा में क्या क्या समझा अपन ने, 2 पॉइंट्स देख लिए। सबसे पहले तो स्थायी रूप से पद या धारण करने के कारण, पद को धारण, स्थायी रूप से पद या स्थानापन्न रूप से पद को धारण करने के कारण जो प्राप्त होता है वो वेतन में शामिल है। विशेष वेतन भी वेतन में शामिल है, व्यक्तिगत वेतन भी वेतन में शामिल है। और इसी का अपन तीसरा पॉइंट देखेंगे, अन्य राशि अगर कोई कर्मचारी को मिलती है और उसको अन्य राशि राज्यपाल द्वारा विशेष रूप से वेतन के रूप में अन्य कोई राशि जो विशेष रूप से राज्यपाल के द्वारा वेतन के रूप में वर्गीकृत है, जैसे विभिन्न भत्ते भी इसके अंदर शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई वेतन की पूरी परिभाषा, वर्गीकृत राज्यपाल। अन्य राशि जैसे महंगाई भत्ता, जो भी भत्ते कर्मचारी को मिलते हैं, महंगाई बढ़ती है तो दोस्तों राज्य कर्मचारी को महंगाई से राहत दिलाने के लिए उसको एक भत्ता प्राप्त होता है जिसको डीए बोलते हैं, महंगाई भत्ता। इसी प्रकार से कर्मचारी की ड्यूटी अपने घर से दूर है तो उसको दोस्तों किराए पर मकान लेके रहना पड़ता है, तो दोस्तों उसको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, यानी कि मकान किराया भत्ता मिलता है। तो इस प्रकार से इन सबको वेतन में राज्यपाल द्वारा वर्गीकृत किया गया है। इसी प्रकार से बहुत सारे भत्ते ऐसे हैं जिनको राज्यपाल द्वारा वेतन में वर्गीकृत किया गया है, तो वो भी वेतन में शामिल होंगे। तो दोस्तों वेतन में क्या क्या शामिल होंगे, अपना नियम ये पूरा हो गया है। एक तो जो पदीय स्थिति के कारण प्राप्त होता है, यानी कि मूल वेतन वेतन में शामिल है, विशेष वेतन भी वेतन में शामिल है, व्यक्तिगत वेतन भी वेतन में शामिल है, और राज्यपाल द्वारा जिसको विशेष रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया, वो कोई भी राशि जो मिलती है कर्मचारी को वेतन के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है तो वो भी वेतन होगा। ये तो अपन ने दोस्तों वेतन की परिभाषा पढ़ ली। अब दोस्तों आपको मैं इसके बारे में, मेरे पास मोबाइल में एक पे स्लिप है, लेकिन दोस्तों मैं उस पे स्लिप को अपने सिस्टम में कैसे ट्रांसफर करूं ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। तो इसलिए मैं आपके यहाँ पे स्लिप का फॉर्मेट बता के आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कर्मचारी को प्राप्त होने वाला कौन सा मूल वेतन होता है और कौन सा वेतन किस परिभाषा के अंतर्गत आता है। पे स्लिप दोस्तों प्रत्येक एक कर्मचारी का महीने में जो उसको भुगतान किया गया है उसका विवरण होता है। तो दोस्तों मैं पे स्लिप में जो जो लिखा हुआ है, मेरे पास जो पे स्लिप है उसमें जो राशि लिखी गई वही राशि मैं लिख के और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ।
दोस्तों पे स्लिप होती है कर्मचारी की, आपके पास कोई आसपास सरकारी कर्मचारी हो तो आपको पता लग जाएगा, उससे पूछ लेना कि पे स्लिप क्या होती है। तो दोस्तों पे स्लिप मासिक वेतन का विवरण होता है कर्मचारी का, उस पे लिखा रहता है ऐसे PAY पे स्लिप, इसको हिंदी में बोलेंगे वेतन पर्ची। दोस्तों ये अपने सेवा नियमों में ऐसे कहीं पे स्लिप बनाई हुई नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है। वैसे तो बहुत सारे विवरण दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बता रहा हूँ यहाँ पे उदाहरण के लिए। तो दोस्तों इस पे स्लिप में इस कोने में लिखा रहता है कर्मचारी का नाम, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ रहता है डेट ऑफ बर्थ, जन्म दिनांक, जन्म दिनांक। तीसरा लिखा रहता है दोस्तों वो पिता का नाम, चौथा लिखा रहता है कर्मचारी। दोस्तों मैं ये फॉर्मेट बना लेता हूँ, फिर समझाऊंगा एक बार मैं आपको। इस प्रकार से कर्मचारी की पे स्लिप रहती है, और यहाँ पे दोस्तों उसकी अर्निंग्स लिखी रहती हैं। और अर्निंग्स में कैसे लिखा रहता है, सबसे पहले तो लिखा रहता है बेसिक, और उसके आगे उसकी तनख्वाह, जो मेरे पास पे स्लिप है उसमें इतना लिखा हुआ है, वो का वो मैं आपको लिखा के समझाने का प्रयास करूंगा। DA दोस्तों अब समझिएगा। दोस्तों ये जो यहाँ पे बेसिक तनख्वाह लिखी रहती है, ये अपन ने जो वेतन की पॉइंट्स पढ़े हैं उसमें पहले पॉइंट में जो अपन ने मूल वेतन पढ़ा, ये मूल वेतन है बेसिक।
ये उसका मूल वेतन है। पदीय स्थिति को धारण करने के कारण जो प्राप्त होता है, स्थायी पद धारण करने के कारण या स्थाना पद धारण करने के कारण या उसकी व्यक्तिगत योग्यता के कारण जो उसने पद धारण किया है उसके कारण जो प्राप्त होता है वो मूल वेतन होता है। ये बेसिक वो मूल वेतन है। ये डीए, ये दोस्तों महंगाई बढ़ती है, उस महंगाई के कारण जो मिलता है वो डीए होता है, डियरनेस अलाउंस होता है। ये गवर्नमेंट एनपीएस है दोस्तों, न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी के खाते में, मतलब कर्मचारी की ओर से पेंशन स्कीम में पैसे जमा कराए जाते थे, जो कर्मचारी के रिटायरमेंट पे उसको भुगतान किया जाएगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से 7,061 रुपए जमा कराए गए। कर्मचारी की पे स्लिप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एचआरए, ये दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस है दोस्तों। जब कर्मचारी घर से दूर नौकरी करता है तो उसको, इसलिए कहीं पे दूर नौकरी करता है तो उसमें मकान किराया लेके रहना पड़ता है, तो इसलिए एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 4851 रुपए। और दोस्तों ये डिडक्शंस है। तो दोस्तों जितना नई पेंशन स्कीम में जितना कर्मचारी को देना होता है उतना ही, सॉरी, गवर्नमेंट जितना देती है उतना ही कर्मचारी को भी नई पेंशन स्कीम में जमा कराना होता है। फिर इन दोनों की राशि से, ये कर्मचारी का के पैसे तनख्वाह में से काटा गया, ये सरकार के द्वारा जमा कराए गए, दोनों मिला के जमा कराए जाते हैं। फिर इनसे उसको पेंशन दी जाती है रिटायरमेंट के समय। दोस्तों ये गवर्नमेंट एमपीएस का पैसा और ये इसका पैसा हो गया। ये इनकम टैक्स काट लिया जाता है। अगर इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है तो उसको बाद में रिफंड मिल जाता है जब वो सबमिट करता है फाइल, इनकम टैक्स की फाइल रिटर्न करनी होती है। रिटर्न जब भरता है साल के एंड में तो उसको वापस मिल जाते हैं, अगर वो दायरे में नहीं आता। और इनकम टैक्स के दायरे में आता है तो उसको इनकम टैक्स मिल लगता है। ये एलआईसी का अगर किसी ने करवा रखे तो उसके पैसे कटेंगे। ये दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस है, आरजीएचएस, जिसके तहत कर्मचारियों का फ्री में इलाज होता है, मुफ्त में इलाज होता है कर्मचारियों का। वो हेल्थ स्कीम है जिसके प्रकार से आपका सबका जन आधार से फ्री में इलाज होता है। इसी प्रकार से कर्मचारियों का आरजीएचएस के कार्ड से होता है। ये हेल्थ स्कीम में इंश्योरेंस का पैसा कटता है उसके स्वास्थ्य के लिए। और ये दोस्तों उसका इस स्पेशल इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा है दोस्तों। स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम का ये राज्य सरकार के द्वारा करवाया जाता है। ये हर मासिक 3,000 रुपए कटता है। सॉरी, ये दोस्तों इस पैसे, ये पैसा क्या है, ये अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो उसको, उसके बाद में सरकार इसके द्वारा जो कितनी उसकी सैलरी बनती, वो कितना जीवन भर में कमाता, उस आधार पे काउंटिंग करके उसके आश्रितों को भुगतान किया जाता है। और ये हो गया। तो दोस्तों अब इसमें आपने बेसिक पे तो समझ लिया, ये हो गया। अब ये डीए उसको भत्ता मिला, महंगाई भत्ता मिला, वो शामिल कर देंगे, हाउस रेंट अलाउंस शामिल कर देंगे। ये सब शामिल करके जो भी इसका उसको मिला है सबका टोटल करेंगे तो वो वेतन है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे वेतन की परिभाषा इस हिसाब से। इसमें अगर विशेष वेतन मिलता तो इसमें विशेष वेतन भी यहाँ पे लिखा हुआ होता। इसमें व्यक्तिगत वेतन होता तो 2,000 रुपए व्यक्तिगत वेतन इस प्रकार से लिखा हुआ तो इन सब का टोटल वेतन कहलाता है। अब अपन ने एक नियम समझ लिया साधारण शब्दों में, आसान भाषा में। अब दूसरा नियम, दोस्तों पेंशन की परिभाषा दे रखी है इसमें। पेंशन या कहें सेवानिवृत्ति पेंशन। सेवानिवृत्ति पेंशन दोस्तों, पेंशन शब्द में क्या क्या शामिल है, पेंशन में क्या क्या शामिल है। सबसे पहले तो पेंशन में शामिल है, तो दोस्तों आपके आसपास कोई पेंशनधारी होगा जिसको मासिक पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद में। आपके आसपास में ऐसा कर्मचारी मिल जाएगा जिसको प्रत्येक माह में, जिसको अपन पेंशन बोलते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हो जाता है 60 वर्ष से अधिक की आयु का, तो उसको मासिक पेंशन मिलती है। तो मासिक सेवा निवृत्ति पेंशन, जो बुजुर्ग व्यक्ति को मासिक हर महीने पेंशन के रूप में, जिसने 60 वर्ष तक राजकीय सेवा की थी, उसको पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। तो मासिक सेवानिवृत्ति पेंशन पेंशन की परिभाषा में शामिल है। दूसरा दोस्तों ग्रेजुएटी, ग्रेच्युटी, या इसको अपन कहें, ग्रेच्युटी को दो तरीके से, ग्रेच्युटी एक तो ये हो गई सीधा, एक अपन इसको कह सकते हैं
डेथ कम रिटायरमेंट, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, ये दोस्तों डेथ कम यानी कि मृत्यु हो जाती है तब भी उसको एक मुश्त कुछ पैसे मिलते हैं उसके आश्रितों को। और अगर वो रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के समय भी उसको 30-40 लाख रुपए या 50 लाख रुपए, जो भी उसके नौकरी के स्तर के आधार पर तय किया गया है उस आधार पर उसको पैसे मिलेंगे। तो ग्रेजुएटी क्या होती है दोस्तों, जब अपन ने, आपने बहुत बार सुना होगा, जब कोई कर्मचारी रिटायर आएगा तो आपने सुना होगा कि रिटायरमेंट पे 40 लाख रुपए लाएगा, 30 लाख रुपए लेके आया या 50 लाख रुपए लेके आएगा, ऐसा आपने सामान्य जीवन में बहुत बार सुना होगा। तो रिटायरमेंट पे जो एक मुश्त सरकार के द्वारा पैसे दिए जाते हैं तो वो पेंशन में शामिल होंगे, और मासिक पेंशन के रूप में जो प्राप्त होता है वो भी शामिल होगा, हर महीने मिलते हैं वो भी शामिल होंगे। और 60 वर्ष की आयु पूरी करते ही जिस दिन रिटायरमेंट होता है उसके बाद में जो उसको एक मुश्त इकट्ठे पैसे दिए जाते हैं वो भी शामिल होंगे। तो ये तो पेंशन की परिभाषा हो गई। दोस्तों अपन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों कर रहे हैं, अपन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इसीलिए तो कर रहे हैं कि आपको अपने सबको पता है कि दोस्तों रिटायरमेंट होने के बाद भी अपन को 40-50 हजार रुपए पेंशन मिलेगी, वैसे लाख रुपए के लगभग सैलरी पहुंच जाती है 5-4 साल 4-5 साल बाद। उसके अलावा अपने को रिटायर होके आएंगे तो 50-60 लाख रुपए वैसे लेके आएंगे, इंश्योरेंस होगा, फ्री इलाज होगा, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, इसलिए अपन सब लोग सरकारी नौकरी की ओर दौड़ते हैं। तो ये तो हो गया। अब दोस्तों ये 26 नियम ये किसके संबंध में है, स्थायी पद, स्थायी पद के संबंध में नियम संख्या 26 में परिभाषा। दोस्तों अपन 2024 में आपको वेतन मिलना प्रारंभ होगा, आप जूनियर अकाउंटेंट में सेलेक्ट होगे, 2 वर्ष बाद आपका स्थायीकरण होगा, 2 वर्ष आपका प्रोबेशन प्रशिक्षण अवधि जिसको बोलते हैं अपन पीरियड होगा, उसके बाद 2 वर्ष बाद आपको स्थायी कर्मचारी माना जाएगा, स्थायी कर्मचारी में तो 2 वर्ष बाद 26 में आप स्थायी कर्मचारी हो जाएंगे, 24 में आपको वेतन मिलेगा, 26 में आप स्थायी कर्मचारी हो जाएंगे। तो ये चीजें हो गई, इसके आधार पर आप याद रख सकते हो कि 26 किससे संबंधित है, स्थायी पद के संबंध में है। अब स्थायी पद की परिभाषा क्या है, जिस पद के सृजन की कोई अवधि निश्चित नहीं हो दोस्तों वो स्थायी पद कहलाता है। जिसके सृजन की कोई अवधि निश्चित हो दोस्तों, पद सर्जित जब राज्य सरकार आदेश जारी करती है तो उसमें कोई अवधि नहीं लिखती कि इतने दिन के लिए ये पद सर्जित किया जाता है, इसके बाद इस पद को समाप्त कर दिया जाएगा और इसके कर्मचारियों को भी भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उस पर कोई सर्जन की, पद के सर्जन की कोई अवधि निश्चित नहीं रहती कि कितने दिन तक ये पद रहेगा। और स्थायी पद, पद पे क्या होता है, एक वेतन, वेतन श्रृंखला, स्थायी पद आपसे पूछे, स्थायी पद की परिभाषा पूछे तो जिसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं होती, समय सीमा निश्चित नहीं होती, अवधि निश्चित नहीं होती सर्जन करने के बाद उसको कि कितने दिन तक ये पद अस्तित्व में रहेगा, कोई समय सीमा निश्चित नहीं होती, वो स्थायी पद होता है। और स्थायी पद में एक वेतन, निश्चित वेतन श्रृंखला के द्वारा उसको वेतन प्राप्त होता है। तो ये अपन ने पढ़ा 726। अब दोस्तों अगली परिभाषा अपनी है व्यक्तिगत वेतन। व्यक्तिगत वेतन में क्या आएगा, अपन ने अभी पढ़ा था राज्य कर्मचारी को स्वीकृत स्वीकृत किए गए उस अतिरिक्त वेतन
से है जब राज्य कर्मचारी को स्वीकृत किए गए उस अतिरिक्त वेतन से है। व्यक्तिगत वेतन की परिभाषा देख रहे हैं अपन। अतिरिक्त जो वेतन उसको किया गया है किन्हीं कारणों से दोस्तों राज्य कर्मचारी को स्वीकृत किया गया अतिरिक्त वेतन होता है जो व्यक्ति को व्यक्तिगत वेतन माना गया है। कर्मचारी के मूल वेतन में किसी कारण से मान लीजिए कमी हो गई है तो उस कमी की क्षतिपूर्ति करने के लिए जो वेतन दिया गया है या अन्य व्यक्तिगत कारणों से अपवाद स्वरूप, ये ऐसा व्यक्तिगत वेतन अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में मिलता है। कब मिलता है दोस्तों? ये अपवाद स्वरूप अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में मिलता है। ये में व्यक्तिगत वेतन स्वीकृत किया जाता है दोस्तों। अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में व्यक्तिगत वेतन स्वीकृत किया जाता है। और ये व्यक्तिगत वेतन कब मिलता है? जब दोस्तों मूल वेतन में किसी कारण से कमी हो गई है कर्मचारी के में, उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में व्यक्तिगत वेतन दिया जाता है। तो दोस्तों मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन 24,000 रुपए था, उसमें किसी कारण से कमी हो गई, 22,000 हो गया, तो अगले माह जो वेतन मिलेगा उसको वो 26,000 रुपए का देकर के उसको 2,000 रुपए की उसकी पूर्ति कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से किया जाता है। तो ये हो गया व्यक्तिगत वेतन। व्यक्तिगत वेतन मैंने आपको बताया था मूल वेतन में किसी कारणवश कमी हो जाती है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए दिया जाता है। लेकिन ये दोस्तों अपवादजनक परिस्थितियों में, नहीं कभी कभार ऐसा होता है व्यक्तिगत वेतन दिया जाए। लेकिन अगर कमी अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण उसका वेतन काटा गया है दोस्तों, उसके मूल वेतन में कोई अनुशासनहीनता की थी, उसने कोई ड्यूटी में लापरवाही की थी और उसकी अनुशासनहीनता के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई में के लिए उसका अगर वेतन काटा गया तो दोस्तों उसके लिए उसको व्यक्तिगत वेतन में नहीं मिलेगा, व्यक्तिगत वेतन नहीं मिलेगा, यानी कि उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई के अलावा अन्य किसी कारण से भी उसके मूल वेतन में कमी हो गई तो उसको व्यक्तिगत वेतन दिया जाएगा। लेकिन ऐसा अपवादजनक परिस्थितियों में ही होता है, ऐसा सामान्यतः आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब अपन अगला नियम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे दोस्तों। दोस्तों शायद अपन क्रम से पढ़ते आ रहे हैं कि एक नियम में एक बार चेक कर लेता हूं। 24, 25, 26, 27 और अब अपन 28। सही है, क्रम से पढ़ते आ रहे हैं। उपार्जित अवकाश दोस्तों, उपार्जित अवकाश किसको कहते हैं दोस्तों? किसी सरकारी कर्मचारी को क्या होता है? अर्ध वेतन अवकाश मिलता है। कैसा मिलता है? अर्ध वेतन अवकाश मिलता है। जब उसके पूर्ण वेतन अवकाश समाप्त हो जाते हैं तो कर्मचारी को आधी तनख्वाह पर छुट्टी ले सकता है। छुट्टी लेगा तो उसकी आधी तनख्वाह कट जाएगी और आधी तनख्वाह उसको मिलेगी अवकाश की, तो उसको अर्ध वेतन अवकाश कहते हैं। और अर्ध वेतन अवकाश अगर कर्मचारी कोई नहीं लेता है तो उसके प्रति वर्ष जुड़ते चले जाते हैं, वो अवकाश उसके जुड़ते चले जाते हैं। तो उन अवकाशों को वो कर्मचारी कभी भी ले सकता है। और अगर वो 300 दिन का हो जाते हैं, शिक्षा विभाग में तो ऐसा ही है, 300 दिन अगर वो कर्मचारी के अवकाश हो गए तो दोस्तों उसको बाद में पैसे मिल जाते हैं उन अवकाशों के जो नहीं लिए अर्जित अवकाश के, उनके पैसे मिल जाते हैं। और जो अवकाश ले लेंगे तो जुड़ते चले जाते हैं अर्जित अवकाशों में से, वो कभी भी जब भी उसको भविष्य में जरूरत होगी तो वो ले सकता है। तो दोस्तों अब उपार्जित अवकाश के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसका परिभाषा दे रखी है,
सेवा में व्यतीत किए गए समय के अनुसार अर्जित अवकाश। दोस्तों सेवा में व्यतीत ही करेगा, जब छुट्टी नहीं ले रहा, उसको छुट्टी मिल रही है, अवकाश मिल रहे हैं, अर्धवेतन अवकाश मिल रहे हैं और उन अवकाशों का उसको आवश्यकता नहीं है, तो वो अनावश्यक रूप से वो छुट्टी नहीं कर रहा है, तो सेवा में व्यतीत कर रहा है समय, तो उसके अनुसार अर्जित अवकाश उपार्जित अवकाश कहलाते हैं। दोस्तों क्योंकि अर्जित कर लिया उसने, वो अवकाश के कमा लिया, वो अवकाश कमा लिया, अर्जित अवकाश हो गया, वो सेवा में है, वो छुट्टी पर नहीं गया, तो वो उसका अर्जित अवकाश हो गया। और अर्जित अवकाश उपार्जित अवकाश कहलाता है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब बकाया उपार्जित अवकाश कैसे निकालेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा दे रखा है इसी नियम में। अब ये बकाया उपार्जित अवकाश, दोस्तों जो अर्जित किया उसने अवकाश, मान लो उसने 150 दिन का अवकाश अर्जित कर लिया, पूर्ण 150 दिन का अवकाश अर्जित कर लिया, बकाया अर्जित अवकाश कैसे निकालेंगे, इसमें से फिर वो कुछ दिन का अवकाश ले लेता है। मान लीजिए उसने 15 दिन अवकाश ले लिया, अवकाश ले लिया, और दोस्तों उसको कुछ दिन का सरकार ने क्या कर दिया, कुछ दिन के अवकाश का भुगतान कर दिया। दोस्तों अगर वो अवकाश नहीं लेता है तो उसको उसके अवकाश के पैसे मिलते हैं। अर्धवेतन अवकाश जो होता है, अगर वो नहीं लेता है और वो 300 दिन जुड़ जाते हैं तो उनको 150 दिन में कन्वर्ट करके 300 दिन तक अर्धा, तो आधे दिन का उसका जो अवकाश के जो उसको पैसे मिलने चाहिए थे वो आधे दिन के उसके पैसे कटते, तो वो उसको मिला के पैसे मिल जाते हैं। तो 15 दिन का अवकाश ये ले लिया, तो इसको घटा देंगे तो बकाया अर्जित अवकाश आ जाएगा। जो उसने अवकाश ले लिया और उसको पैसे मिल गए, वो उसके अर्जित अवकाश में से घटा देंगे तो वो बकाया अर्जित अवकाश आ जाएगा। ये हो गया अर्जित अवकाश के बारे में। अब दोस्तों परिकल्पित वेतन करेंगे अपन। दोस्तों परिकल्पित वेतन क्या कहता है, इसकी परिभाषा है उस वेतन से है जिसे यदि वह उस पद को दोस्तों ये परिकल्पित यानी कि कल्पना की जाती है। कैसे कल्पना की जाती है यदि उस वेतन से है जो यदि वह उसे पद पर स्थायी रूप से धारण करता तब उसको पाने का अधिकार होता, या फिर वो पद पर अपना कार्य करता रहता तो उसको कितना वेतन मिलता है। ये परिकल्पित यानी कि कल्पना के रूप में ये वेतन माना जाता है। इसकी कल्पना की जाती है। कैसे की जाती है, यदि वह कर्मचारी जीवित होता तो दोस्तों वो स्थायी रूप से पद पर कार्य करता रहता तो वो उसको कितना वेतन वो प्राप्त कर लेता, और या फिर वो अपना कार्य करता रहता स्थायी पद पे तो उसको कितना वेतन और मिलता। तो ये परिकल्पित वेतन है की परिभाषा है। ये क्या कह रहा है, यदि वह उस पद को स्थायी रूप से धारण करता तब पाने का अधिकारी होता, या पद पर अपना कार्य करता रहता तब उसको जो वेतन मिलता, तो वो परिकल्पित वेतन हो गया। और ये परिकल्पना कब की जाती है वेतन की, जब दोस्तों कर्मचारी की क्या हुआ, कर्मचारी की मृत्यु हो गई,
और उसको दोस्तों उसको क्षतिपूर्ति के रूप में उसमें उसको भविष्य में कितने दिन, जैसे कोई किसी कर्मचारी की किसी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो वो गाड़ी से जिससे उसकी दुर्घटना हुई है, उस गाड़ी की ने जिस कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा था, और वो इंश्योरेंस कंपनी से भुगतान प्राप्त करने के लिए दोस्तों उस कर्मचारी की परिकल्पित वेतन की कल्पना की जाती है, काउंटिंग की जाती है कि वो अगर पूरी जिंदगी अपनी नौकरी करता तो पूरी लाइफ में अनुमान लगाया जाता है कि वो कितने पैसे प्राप्त कर लेता, और उसके आधार पर उसको क्या मिलता है, क्लेम मिलता है। एक तो ये स्थिति बनती है, परिकल्पित वेतन कब कल्पना की जाती है। एक दूसरा परिकल्पना कब की जाती है वेतन की, किसी कर्मचारी को गलत किसी नियमों के कारण पद से हटा दिया गया, या उसका स्थायीकरण देरी से हुआ और वो कोर्ट में चला जाता है, और उसको कोर्ट आदेश देता है कि इसको उसके ये समय पर स्थायी होता तो उसको कितना वेतन मिलता, तो उस आधार पर इसको वेतन दिया जाए। तो दोस्तों ये इस प्रकार से परिकल्पित वेतन हो गया। इसकी परिभाषा अपन ने देख ली। अब देखेंगे नियम 730। दोस्त ये परिवीक्षाधीन की परिभाषा दे रखी है 730 में। परिवीक्षाधीन की परिभाषा दे रखी है 730 में। ऐसा कर्मचारी किसी क्या करता है, कर्मचारी क्या करता है, सेवा या संवर्ग स्थायी रूप से दोस्तों किसी कर्मचारी को सेवा संवर्ग में स्थायी रूप से एक पद पर नियुक्त कर दिया जाता है तो वो परिवीक्षाधीन होता है, और उसको एक नियमित वेतन श्रृंखला से वेतन मिलता है। स्थायी कर्मचारी वहां आए तो जहां पे दोस्तों स्थायी कर्मचारी की बात हो, स्थायी पद की बात हो, तो वहां उसको वेतन कैसा मिलता है, नियमित वेतन श्रृंखला, नियमित वेतन श्रृंखला से उसको वेतन मिलता है। तो दोस्तों परिवीक्षाधीन कब माना जाएगा, परिवीक्षाधीन यानी कि उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्य करने के लिए नियुक्त कर्मचारी स्थायी रूप से किसी संवर्ग सेवा में स्थायी रूप से कहीं आदमी किसी व्यक्ति को लगा दिया जाए और उसको नियमित वेतन श्रृंखला से वेतन मिले तो वो परिवीक्षाधीन हो गया। अब अगली परिभाषा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की करेंगे अपन, ट्रेनीज की करेंगे, जिसको ट्रेनिंग चल रही है उसकी बात करेंगे। दोस्तों ये नियम बाद में जोड़ा गया है, नियम 730, क्योंकि उसकी परिभाषा इससे पहले वाले नियम की परिभाषा बदली गई और फिर ये नया नियम जोड़ा गया राज्य सरकार के द्वारा। तो ये नियम कब जोड़ा गया, पहली बात तो नियम 730A कब जोड़ा गया है दोस्तों, इसके ऑर्डर की डेट जारी की गई, ऑर्डर डेट 13 और उसकी पर्यवेक्षकाधीन की परिभाषा बदल दी उन्होंने। जो इससे पहले वाला नियम था ना वो अब व्यर्थ हो चुका है, लेकिन उसकी परिभाषा बदलने के लिए जो उसमें परिभाषा दे रखी थी, उस परिभाषा के तहत क्या था कि कर्मचारी जैसे ही ड्यूटी ज्वाइन करता था उसको पूरी तनख्वाह देनी पड़ती थी। प्रारंभिक 2 साल में दोस्तों पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है, जो स्थायी वेतनमान होता है वो नहीं मिलता है। आप ये नहीं कहते हैं कि प्रोबेशन पीरियड चल रहा है उस व्यक्ति का तो उसको कम तनख्वाह मिलती है। अगर आप जूनियर अकाउंटेंट में सेलेक्ट हो जाओगे तो 2 साल तक आपको कम मिलेगी, बाद में अधिक मिलेगी। इसी प्रकार तृतीय श्रेणी अध्यापक के अंतर्गत 23,500 रुपए के लगभग मिलते हैं 2 साल तक। उसके बाद में उसकी सैलरी 23,500 से सीधी 35,000 के लगभग हो जाती है। तो इसी प्रकार से ये ऑर्डर डेट, ये नियम किस तारीख को जारी किया गया, इस तारीख को ऑर्डर जारी किए गए और इफेक्टिव इसको प्रभावी कब से किया गया। दोस्तों ये ए क्यों लगाया इसमें, 730 पहले से शामिल था सेवा नियमों में और ए ये बाद में जोड़ा गया, 2006 में जोड़ा गया, इसलिए इसमें 30A लगा के नियम जोड़ दिया गया। इफेक्टिव फ्रॉम, कब से इफेक्टिव हुआ, 20/01/2006 से ये इफेक्टिव हुआ।
तो दोस्तों ये डेट याद रख लेना। इस नियम का हेडिंग क्या है? इस नियम का हेडिंग है परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की परिभाषा 730A में दे रखी है। और इस परिभाषा में क्या दे रखा है दोस्तों? इस परिभाषा में, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, एक सेकंड। दोस्तों मैंने फैन बंद किया है ताकि आपको आवाज क्लियर आए। परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की दोस्तों ये परिभाषा दे रखी है 730A में। और इस परिभाषा में क्या कह रखा है दोस्तों? इसमें कह रखा है कि सीधी भर्ती के माध्यम से, इसमें कह रखा है किसी संवर्ग में रिक्त है कोई पद, उस पद पर क्या कर रखा है? सीधी भर्ती से, सीधी भर्ती से यानी कि बाहर से कर्मचारी, प्रमोशन से नहीं भर के सीधी भर्ती से बाहर से अगर कर्मचारी लगाया जाता है भर्ती के माध्यम से, नियुक्त व्यक्ति जिसको 2 वर्ष तक नियत तय किया गया अब ये नियम समझिएगा। परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अलग से परिभाषा जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? परीक्षाधीन की परिभाषा में पहले सेवा नियमों में स्थायी पद का उल्लंघन वर्णन था, अभी अपन इससे पहले पढ़ा। और उनको वेतनमान भी नियमित वेतन श्रृंखला से वेतनमान प्राप्त होता था। लेकिन दोस्तों ये कब है? स्थायी पद पे नियुक्त कब किया जाता है? इससे पहला नियम परीक्षाधीन कब होगा व्यक्ति? जब जब दोस्तों वो प्रमोशन से अगर पद भर दिया, मान लो जूनियर अकाउंटेंट से आपको अकाउंटेंट बना दिया जाए, लेखा अधिकारी बना दिया जाएगा, तो दोस्तों वो परीक्षाधीन होगा। लेकिन वो स्थायी व्यक्ति है, वो प्रोवेशन पीरियड परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी का के रूप में वो जूनियर अकाउंटेंट के रूप में कार्य कर चुका, तो उसको दोबारा से परीक्षाधीन प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करना, तो इसलिए उसको डायरेक्ट नियुक्त किया गया, तो उसकी सैलरी तो पूरी मिलेगी। लेकिन जो ये परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी है जिसकी परिभाषा 730A में है, उसमें किसी संवर्ग में सीधी भर्ती से अब आप जूनियर अकाउंटेंट के रूप में आप ज्वाइन करोगे तो 2 वर्ष तक का नियत पारिश्रमिक, आपको नियमित वेतन श्रृंखला वाला पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। जो नियमित वेतन श्रृंखला का पारिश्रमिक नियमित कर्मचारियों को मिलता है। और आप जब तक आपका स्थायीकरण नहीं हो जाता तब तक आप 2 वर्ष तक है नियमित कर्मचारी नहीं है, स्थायी कर्मचारी नहीं है, तो तब तक आपको नियत जो राज्य सरकार तय करेगी वो पारिश्रमिक प्राप्त होगा। और इसके लिए राज्य सरकार ने पारिश्रमिक तय कर रखे 2 वर्ष के अवधि के लिए परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी होगा। ये आदेश जारी कब हुआ और ये इफेक्टिव कब हुआ, ये भी याद रखें। अगली परिभाषा है 731 विशेष वेतन। दोस्तों मैंने विशेष वेतन की परिभाषा आपको सियाचिन ग्लेशियर में अगर कोई सैनिक नौकरी करता है उसके उदाहरण के माध्यम से समझाया था, उनको मिलता है। इसी प्रकार से राज्य सरकार में वर्तमान में तो अगर अपने कोई विशेष वेतन मिलता नहीं है, लेकिन अगर किसी विशेष कोई एक आधी सेवा के लिए, एक दो सेवा के लिए, एक दो सर्विसेज नौकरी के लिए तय कर रखा हो तो पता नहीं, लेकिन इनको विशेष वेतन में एक कर्मचारी को
तथ्यों को अपन आगे सेवा नियम अपने जो पढ़ेंगे उसमें अगर शामिल होगा तो अपन आगे बातें करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, अपन एक्स्ट्रा बातें फालतू की एक भी नहीं करेंगे। नियम संख्या 731 विशेष वेतन। दोस्तों मैंने आपको विशेष वेतन बताया था कि विशेष वेतन में क्या क्या शामिल होगा, कब दिया जाएगा दोस्तों, जब विशेष रूप से कठिन क्या हो प्रकृति के कार्य करने के लिए। दोस्तों जब विशेष रूप से कठिन प्रकृति के कार्य किया जाते हैं दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर वाला उदाहरण दिया था मैंने कि सियाचिन ग्लेशियर में जब व्यक्ति नौकरी करता है तो उसको 10,000 रुपये विशेष वेतन स्पेशल सैलरी मिलती है, 10-15 हज़ार रुपये उस कर्मचारी को एक्स्ट्रा मिलते हैं जब तक वो सैनिक वहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी करता है। अन्यथा ड्यूटी जब उसका ट्रांसफर हो जाता है तो दोस्तों वो 10 जो एक्स्ट्रा वेतन उसको विशेष वेतन मिलता था वो बंद हो जाता है। तो ये इस स्पेशल वेतन में एक तो कठिन प्रकृति में के कार्य करने पर मिलता है, दूसरा या तो कार्य या उत्तरदायित्व, कार्य या उत्तरदायित्व में कार्य या उत्तरदायित्व में व्यक्ति के कार्य में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई, 6 घंटे की जगह उसकी ड्यूटी बढ़ा के 8 घंटे कर दी गई है कुछ समय के लिए, तो ऐसी परिस्थितियां जब बनती है उसके उत्तरदायित्व में विशेष वृद्धि कर दी जाए या उसके कार्य में वृद्धि कर दी जाए विशेष, तो उसको विशेष वेतन दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसा बहुत कम होता है, और ये जो सैनिकों को जो हिल एरिया अलाउंस के रूप में उनको विशेष वेतन दिया जाता है जब वो पहाड़ों पर ऊंचाइयों पर जब नौकरी करते हैं जहाँ पे उनको नौकरी करना बहुत डिफिकल्ट काम माना जाता है, ऐसी परिस्थितियों में मिलता है। तो ये विशेष वेतन के आपको मैंने दोनों पॉइंट बता दिए। अब दोस्तों नियम संख्या 732 उच्च सेवा। दोस्तों इसमें सीधा शब्दों में लिख रखा है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़ के सभी सेवाएं उच्च सेवाएं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़ करके सभी सेवाएं कैसी सेवाएं हैं? उच्च सेवाएं हैं। चतुर्थ श्रेणी सेवा क्या है? अपवाद है एक तरह से। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर के अलावा सभी सेवा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अलावा सभी सेवाएं उच्च सेवाएं के अंदर शामिल किया गया है। सेवा नियमों में ये परिभाषा दी गई है इसकी। आप दोस्तों नियम 733 देखेंगे दोस्तों। 1 2 3 3 3 कब होगा? जब 3 जब होगा जब निर्वाह अनुदान देना पड़ेगा। निर्वाह अनुदान कौन देता है, कब दिया जाता है दोस्तों? राज्य कर्मचारी को। दोस्तों ये कब दिया जाता है? राज्य कर्मचारी को क्या किया जाता है? मासिक सहायता दी जाती है। हर महीने राज्य कर्मचारी को कुछ सहायता दी जाती है, और ये सहायता दी जाती है कब दी जाती है? वेतन के स्थान पर। और वेतन कब नहीं मिलेगा कर्मचारी को? जब दोस्तों वो निलंबित हो जाएगा। निलंबन अवधि में दोस्तों वेतन नहीं मिलता है कर्मचारी को, उसको क्या मिलती है? मासिक सहायता मिलती है, और उसको ही मासिक सहायता कोई निर्वाह अनुदान कहते हैं। जब कोई कर्मचारी को सरकारी नौकरी से अपन ने खूब सुना होगा कि फलाने व्यक्ति को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित किया गया, फलाने पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया। तो दोस्तों जब निलंबित कब किया जाता है? जब उसके खिलाफ कोई शिकायत मिलती है, और जब तक उसकी शिकायत की जांच नहीं हो जाती और वो दोषी नहीं ठहराया जाता तब तक उसको निलंबित कर दिया जाता है राज्य सरकार आदेश जारी करके। और निलंबन अवधि में उसकी क्या होता है? वेतन बंद हो जाता है। अगर वो उसका कोर्ट का जब निर्णय आता है और वो दोषी ठहराया जाता है तो दोस्तों उसको नौकरी से हटा दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो दोषी नहीं पाया जाता है तो उसको पीछे का वेतन बाद में जब वो बहाल होता है सेवा में बहाल
यानी कि पुनः उसकी सेवा में नियुक्ति हो जाती है। जांच होने के बाद पता लगता है कि शिकायत झूठी थी और वो उस व्यक्ति का दोष नहीं है, कोई भी उस ड्यूटी में कोई लापरवाही नहीं बरती, ऐसा जांच में पता लगता है, तो उसको वापस बहाल कर दिया जाता है। और बहाल करते हैं तो उसको वापस से वेतन मिलता है। तो दोस्तों निर्वाह अनुदान क्या है? जब दोस्तों किसी कर्मचारी को वेतन प्राप्त नहीं होता है, किसी कारणवश, कौन से कारणवश, निलंबित अवधि में उसको वेतन प्राप्त नहीं होता है, तो जो मासिक सहायता हर महीने उसको निर्वाह अनुदान, जीवन निर्वाह के लिए कुछ राशि दी जाती है हर महीने, वो उसका क्या कहलाता है? निर्वाह अनुदान कहलाता है। अब दोस्तों अपनी मूल वेतन, हालांकि अपन ने मूल वेतन पहले ही समझ लिया, वेतन की परिभाषा जहां आई थी वहीं अपन ने मूल वेतन समझ लिया। तो दोस्तों मूल वेतन, बेसिक पे, जो अपन ने पे स्लिप में भी देखा था, वो मूल वेतन था। मूल वेतन क्या होता है? किसी पद पर नियुक्ति के कारण एक कर्मचारी स्थायी पद पर, स्थायी पद पर नियुक्ति होने के कारण प्राप्त जो होता है पदीय स्थिति के कारण, स्थायी व उसको स्थानापन्न पदीय स्थिति के कारण जो वेतन प्राप्त होता है वो मूल वेतन होता है। पदीय स्थिति के कारण पे स्लिप में भी जो बेसिक ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ था उसका मूल वेतन था। तो मूल वेतन की परिभाषा, इसमें भत्ते शामिल नहीं होते हैं। दोस्तों मूल वेतन में क्या क्या शामिल नहीं होता है ये भी अपन देख लेते हैं। बाकी मूल वेतन जो मुख्यतः कर्मचारी को उसके पद पे नियुक्त होने के कारण उसके कार्य के लिए मिलता है वो मूल वेतन होता है। उसके अलावा उसको भत्ते वगैरह मिलते हैं, वो महंगाई से लड़ने के लिए मिलता है। कोई भत्ता उसको हाउस रेंट अलाउंस के रूप में घर का देने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार से उसको अदर मिलते हैं, वो अलग है, लेकिन उसको मूल वेतन जो मिलता है वो पदीय स्थिति के कारण मिलता है। इसमें दोस्तों व्यक्तिगत वेतन जो अपन ने अभी पढ़ा, मूल वेतन में शामिल नहीं होते। विशेष वेतन विशेष परिस्थितियों में नौकरी करने के कारण, या फिर दूसरा क्या है, दायित्व में विशेष वृद्धि हो जाए तो जब विशेष वेतन दिया जाता है, तो विशेष वेतन भी मूल वेतन में शामिल नहीं होता है। लेकिन हाँ ये वेतन में शामिल होते हैं। वेतन की परिभाषा जो अपन ने पढ़ी थी, जो 24 में दे रखी थी, 724 में, उसमें जो अपन ने पढ़ा था उस वेतन की परिभाषा में शामिल होंगे। लेकिन अपन जो अब पढ़ रहे हैं 734 मूल वेतन की परिभाषा, इसमें ये सब विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होंगे। और ये इसकी एक परिभाषा शब्दावली और भी यूज कर सकता है एग्जाम में, क्योंकि नियम के अंदर एक शब्दावली और दे रखी है, तो आप उसका भी थोड़ा ध्यान रखें। कर्मचारी की मौलिक स्थिति के कारण जो राशि प्राप्त होती है वो मूल वेतन कहलाता है। कर्मचारी की मौलिक स्थिति के कारण जो राशि प्राप्त होती है वो मूल वेतन कहलाता है। स्थायी रूप से पद पे नियुक्ति के कारण जो होता है वो मूल वेतन। अब दोस्तों ये मूल वेतन सीधे शब्दों में अगर आपको वैसे समझना है, बाकी शब्दावली वहां पे ये मिलेगी आपको, मौलिक स्थिति के कारण तो मूल वेतन, मौलिक से मूल वेतन सीधे से याद रख लेना। वैसे भी इसमें विशेष वेतन भी शामिल नहीं होता, व्यक्तिगत वेतन भी शामिल नहीं होता। लेकिन जो अपना वेतन की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी उसमें ये सब शामिल होते हैं, सभी भत्ते भी शामिल होते हैं, इसमें भत्ते भी शामिल नहीं होते मूल वेतन में। तो अब जब दोस्तों वेतन मूल वेतन से आपका सीधा अर्थ ही है, मान लीजिए आप कहीं को प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने गए या किसी भी व्यक्ति के पास नौकरी करने गए, तो उसने आपको यह कहा कि बस 10,000 रुपये आपको सैलरी दूंगा, उसके अलावा 2,000 रुपये आपको रहने खाने के दूंगा और 1,000 रुपये आपको आने जाने के लिए तेल के दूंगा। तो इस प्रकार से जो ये अतिरिक्त दे रहे हैं ना सुविधाएं, ये तो वेतन में शामिल होंगी सारी। और मूल वेतन कितना है? जो उसने कहा है कि 10,000 रुपये दूंगा, वो उसका मूल वेतन है। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि ये भी हो गया मूल वेतन की परिभाषा। दोस्तों नियम 34A,
ये है स्थाई स्थाई नियुक्ति। स्थाई पद तो अपन ने किस में पढ़ा था? 7, 2 वर्ष बाद स्थाई हो जाएंगे। स्थाई पद, स्थाई पद तो इसमें पढ़ा था। और स्थाई नियुक्ति का किस में पढ़ रहे हैं? 3, 4 में, तो ए में। तो स्थाई नियुक्ति कब होती है कर्मचारी की? जब दोस्तों स्थाई पद पर नियुक्ति के परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप, स्थायी पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप जब पद पर पदाधिकार प्राप्त कर लेता है। स्थायी पद पर नियुक्ति के परिणाम स्वरूप जब पद पर व्यक्ति पदाधिकार, अपन ने पहले पढ़ चुके हैं अपन परिभाषाओं में, जब वो व्यक्ति स्थायी नियुक्ति के परिणाम स्वरूप स्थायी पद पर अपना पदाधिकार प्राप्त कर लेता है, यानी कि जब वो स्थायी कर दिया जाता है 2 वर्ष के बाद में, इससे पहले वाले नियम अपन ने पहले पढ़ा भी था, तो जब उसको स्थायी कर दिया जाता है तो दोस्तों वो स्थायी करने के बाद में वो पदाधिकार प्राप्त कर लेता है, तो वो स्थायी नियुक्ति कहलाती है। अब दोस्तों नियम संख्या है स्थायी पद की परिभाषा 735 में। स्थायी पद दोस्तों, अस्थायी पद जो एक वेतनमान में निश्चित समय अवधि के लिए सर्जित किए जाते हैं। दोस्तों अपन ने स्थायी पद की जब परिभाषा पढ़ी थी तो अपन ने क्या कहा था कि इनकी कोई समय अवधि निश्चित नहीं होती है, समय अवधि निश्चित नहीं होती है स्थायी पद की। और अस्थायी जो होते हैं, स्थायी पदों की समय अवधि निश्चित होती है। तो दोस्तों निश्चित समय अवधि के लिए सर्जित होते हैं और इनका एक फिक्स वेतनमान होता है। वेतनमान होता है, ये निश्चित समय अवधि के लिए होते हैं। स्थायी पद है, उस समय अवधि के बाद ये पद समाप्त कर दिए जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। स्थायी पदों की तो कोई समय सीमा नहीं होती और जो अस्थायी है उनकी समय सीमा होती है। अपन दोस्तों कोई भी कार्य करते हैं, अस्थायी रूप से अपन कोई भी सरकार कुछ भी व्यवस्था करके देती है अपने को, तो उसकी तो एक समय सीमा होती है। लेकिन कोई कार्य स्थायी रूप से किया जाता है, परमानेंटली आपके लिए कोई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, तो वो दोस्तों स्थायी होती है, जिसकी कोई समय सीमा नहीं होती कि कब तक उपलब्ध रहेगी। लेकिन अस्थायी की समय सीमा होती है कि इतने दिन के लिए आपके गाँव में कैंप लग रहा है या सुविधा है। तो नियम ये हो गया, इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। दोस्तों मैं 2-3 तरह के एग्जाम्पल देख करके आपको प्रत्येक नियम को समझाने का प्रयास कर रहा हूं 2-3 तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए सावधि पद कौन से होते हैं। दोस्तों ये क्या करता है, सरकार है ना, निश्चित समय अवधि के लिए धारित पद सावधि पद होते हैं। दोस्तों सावधि पद में अस्थायी पद भी सावधि पद होते हैं, क्योंकि निश्चित समय सीमा के लिए पद धारित होते हैं। वो भी इसी प्रकार से और भी पद हैं जिनको सावधि पद घोषित कर सकती है कि निश्चित समय सीमा के लिए पद धारण व्यक्ति के द्वारा धारित पद पर कार्य करने की समय सीमा समय अवधि होती है। व्यक्ति सावधि पद किसको कहते हैं? निश्चित समय अवधि के लिए धारित पद सावधि पद कहलाते हैं। इन पर व्यक्ति को काम करने की क्या होती है, समय सीमा तय होती है। समय सीमा तय होती है, उस समय सीमा तक उस पद पर धारण कर सकता, और ये सरकार को अधिकार है किस पद की कितने दिन तक किसी व्यक्ति को उस पद पर बने रहने की समय सीमा तय करे। सावधि पद हो गए। अब दोस्तों अपन अगला पढ़ेंगे
समय वेतन मान। दोस्तों ये समय वेतन मान का कंसेप्ट क्या है? ये एक निश्चित अवधि कर्मचारी की, आपने बहुत सारे भारत सरकार के जो कर्मचारियों के विज्ञापन निकलते हैं नौकरी के लिए, राज्य सरकार में भी ऐसा हो सकता है, जो अपने विज्ञापन निकला हुआ उसको आप एक बार जूनियर अकाउंटेंट को खोल के देखना, उसमें वेतनमान लिखा हुआ मिलेगा, और वैसे मिलेगा, इस प्रकार से मिलता है 3600 से 58,500, इस प्रकार से आपको कुछ वेतनमान लिखा हुआ मिलेगा। ये वेतनमान क्या है कि 3600 रुपए से आपका वेतन, मूल वेतन प्रारंभ होगा, और मूल वेतन इतने तक पहुंचेगा अधिकतम। अधिकतम इस पद पे आपका मूल वेतन इतने तक पहुंचेगा और इतने से प्रारंभ होगा। धीरे धीरे कुछ सालों के बाद वृद्धि करते करते यहां तक पहुंचाया जाएगा। यानी कि हर साल आपके वेतन में कुछ न कुछ वृद्धि होगी, हर साल या 5 साल में आपके वेतन में, और अधिकतम इतना मिल सकता है आपको, इससे अधिक वेतन वृद्धि नहीं होगी। तो दोस्तों ये मूल वेतन में वृद्धि के समय, तो इस समय वेतनमान, अब आपको समय वेतनमान समझ में आ जाएगा। एक निश्चित समय अवधि में न्यूनतम से अधिकतम तक चलता है। तो दोस्तों ये इसकी समय सीमा तय कर रखी है, एक पूरा वेतन की वृद्धि के लिए पूरे नियम बना रखे हैं, उनकी एक समय सीमा तय कर रखी है कि इतने वर्ष बाद प्रत्येक कर्मचारी की मूल वेतन में इतने प्रतिशत वृद्धि की जाएगी, इसके नियम बने हुए हैं। तो उन नियमों के तहत ये वेतन वृद्धि होती है। समय वेतनमान क्या होता है? समय के साथ जो मूल वेतन में वृद्धि होगी वो वेतनमान है। तो इसमें किसका क्या परिभाषा लिखी गई है? समय वेतनमान की एक निश्चित समय सीमा। दोस्तों जो मैं नीचे आपको भाषा लिख के बताता हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इस प्रकार की भाषा मिलेगी वहां पे। एक निश्चित समय अवधि में न्यूनतम से अधिकतम की ओर चलता है किसी कर्मचारी का वेतन, तो वो वेतनमान कहलाता है, समय वेतनमान कहलाता है। बाकी आपको ये फेयर स्लाइड में मिल जाएगा लिखा हुआ। अब अगला नियम समझेंगे। दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा बोलने की आवश्यकता पड़ती है ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि अपने को अनुमान नहीं रहता। ऑफलाइन में तो आपके फेस इंप्रेशन से, स्टूडेंट्स के फेस इंप्रेशन से समझ में आ जाता है कि उनको कितना समझ में आ रहा है। तो दोस्तों अपने को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऑनलाइन में प्रयास ये किया जाता है कि अब भी पता नहीं समझ में आया नहीं, ऐसा डाउट रहता है, तो अपन 2-3 तरीके से एक नियम को बताना पड़ता है, तो बोलना ज्यादा पड़ता है। स्थानांतरण। दोस्तों स्थानांतरण की परिभाषा 38 में दे रखी है, 738 में दे रखी है। दोस्तों ये आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि 7 से 8 बार व्यक्ति के जीवन में ट्रांसफर होता है। 7 या 8 साल में व्यक्ति का ट्रांसफर होता है, और जीवन में 3 बार ट्रांसफर होता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। 738 को याद रखने के लिए बता रहा हूँ। स्थानांतरण। स्थानांतरण क्या है? कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका पद स्थापन हो जाए। अभी आपको, वैसे तो आपको आराम से समझ में आ गया, ट्रांसफर हो जाता है, व्यक्ति नए पद पर कार्यभार संभाल लेता है। इसमें क्या करता है? नए पद पर कार्यभार, नए पद पर कार्यभार संभालना। स्थान इस पद स्थापन हो जाता है, एक व्यक्ति से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, स्थानांतरण कर दिया जाता है, पद स्थापन कर दिया जाता है। तो व्यक्ति उस दूसरी जगह पे जाके अपना पदभार ग्रहण कर लेता है, तो स्थानांतरण हो गया। ये तो कोई बड़ा टफ नियम नहीं।
अब दोस्तों अपना 739 के बाद अपन एक नियम और देखेंगे, फिर आज की क्लास को अपन समाप्त करेंगे। अब मुझे उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास भी शानदार लगी होगी। दोस्तों आज की क्लास में भी मेरी मेहनत बहुत है। दोस्तों ये विश्रामकालीन विभाग कौन से होते हैं? विश्रामकालीन विभाग ऐसे विभाग होते हैं जिनको निश्चित समय अवधि में उनकी छुट्टियां रहती है, जैसे शिक्षा विभाग। तो ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन अवकाश शिक्षा विभाग में होता है, जैसे न्यायालय विभाग। न्यायालय में भी दोस्तों छुट्टियां रहती है ग्रीष्म काल में। तो एक निर्धारित समय पर उस विभाग का कुछ भाग या वो पूरा विभाग बंद रहता हो तो वो क्या कहलाता है? विश्रामकालीन विभाग कहलाता है। कि कुछ समय के लिए छुट्टियां, 1.5 महीने की छुट्टियां, ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है, न्यायालय में भी होता है, शिक्षा विभाग में भी होता है, तो विश्रामकालीन विभाग कहलाते हैं। इनमें शीतकाल में भी 7 दिन की छुट्टियां फिक्स हैं, सर्दियों में भी छुट्टियां पड़ती हैं, विश्राम पे चला जाता है एक लंबे समय के लिए विभाग का कुछ पदाधिकारी या पूरा विभाग, तो विश्रामकालीन विभाग हो गया। अब इसके अलावा अगला एक नियम और देखेंगे दोस्तों, फिर आज अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। और दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कमेंट करते रहें ताकि मेरा मनोबल बना रहे कि हाँ स्टूडेंट्स को अच्छी लग रही है क्लास। दोस्तों 100 के लगभग स्टूडेंट ऐसे हो रेगुलर क्लास देखते हो लेकिन दोस्तों कमेंट नहीं करते। आप अपना क्लास देख कर अपना स्वार्थ पूरा करके आप चले जाते हो। पेंशन के अयोग्य संस्थापन, ये क्या है दोस्तों? पेंशन के अयोग्य संस्थापन ऐसी संस्था, पेंशन के लिए अयोग्य संस्थापन, पेंशन नहीं मिलती इस संस्था के कर्मचारियों के लिए, तो ऐसी संस्था है जिसको राजकीय, दोस्तों जिनके कर्मचारियों को, सरकार की ऐसी संस्था जिनके कर्मचारियों को राजकीय बजट के वेतन शीर्षक, दोस्तों वेतन शीर्षक में बजट पारित किया जाता है वेतन का भुगतान करने के लिए कर्मचारियों के लिए। तो इसमें जब बजट पारित किया जाता है तो राज्य के बजट में लिखा जाता है कि इतने रुपए राज्य के कर्मचारियों के लिए 1 वर्ष के वेतन के लिए बजट पारित किया जाता है। तो राज्य के बजट में वेतन शीर्षक से कर्मचारियों को बजट मिलता है, वेतन मिलता है। लेकिन ऐसी संस्था जिसके कर्मचारियों को वेतन शीर्षक से वेतन नहीं मिलता और इनको वेतन कार्यालय व अन्य मद यानी अन्य शीर्षक से वेतन मिलता है, तो ऐसी संस्था के कर्मचारियों को पेंशन के लिए अयोग्य होते हैं क्योंकि उनको वेतन के रूप में वेतन नहीं मिलता। उनको कार्यालय व्यय के रूप में वेतन मिलता है। तो जब तक नौकरी मिले करेंगे तब तक मिलेंगे। तो ऐसी संस्था जिनको राजकीय बजट के वेतन शीर्षक से वेतन नहीं मिलता, कार्यालय व्यय या अन्य मद से वेतन मिलता है, उनको ऐसी संस्था को पेंशन के योग्य संस्थापन कहेंगे। तो यह दोस्तों आज अपन नियम संख्या 740 तक कंप्लीट करके नियम संख्या 7 जो अपना इसका काम तमाम कर दिया है अपन ने। अब आगे से नियम संख्या 8, 9, 10 ऐसे क्रम से बढ़ेंगे। नियम थोड़ा बड़ा था दोस्तों, आज की क्लास लंबी हो गई। धन्यवाद दोस्तों।